हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं अमरिंदर कुमार। जैसा कि इंट्रो में आप हमारा देख रहे होंगे, मैंने एलएलबी कर रखा है और जेआरएफ भी क्वालिफाइड हूँ। बहुत सारे सिविल सर्विसेज का मेंस इंटरव्यू वगैरह दे रखा है। मैं आपके लिए आज ज्योग्राफी का वायुमंडल चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ आज का टॉपिक वायुमंडल। ओके, देखो सबसे पहले तो वायुमंडल होता क्या है ये आपको पता है। ठीक है, पृथ्वी को एक आवरण घेरे रहती है। पृथ्वी को एक आवरण घेरे रहती है, उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये आवरण का काम क्या है भैया। इस आवरण का काम कुछ नहीं है, तो कुछ है नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हैं। इस आवरण का काम है पृथ्वी को पे घटित होने वाले विभिन्न मौसमी घटनाओं को नियंत्रित करना। देखो पृथ्वी को चारों ओर घेरे रहती है। ठीक है, देखो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब देखो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन सी गैस है, उसका यूज क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, इसका 78.8% है। ठीक है, नाइट्रोजन काफ़ी ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है काफ़ी ऊंचाई तक पाई जाती है और 128 किलोमीटर तक। ओके, इसका यूज क्या है, यूज चलो देखो। पृथ्वी पे जितना भी आप प्रेशर महसूस करते हो, वायु दाब महसूस करते हो, या पवन को हवा जो चलती है, वो नाइट्रोजन के कारण चलती है। प्रकाश का परावर्तन का अनुभव भी होता है नाइट्रोजन के कारण ही होता है। अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में नहीं हो तो आग पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन का यूज़ था बेसिकली। देखो यहाँ पर लिखा होगा, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ है कि वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। ठीक है, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं हो तो आग पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस नाइट्रोजन की बेसिक गैस है जो कि आग पर नियंत्रण रखने का काम करती है। उसके बाद में ऑक्सीजन है 20.95%, फिर आर्गन गैस है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियोन है 0.002%। तो देखो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-5 याद रखो आपको हो जाएगा। नाइट्रोजन याद रखो, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। ओके, चलो अब आगे देखो। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन तो हमें जलने से बचाता था किसी वस्तु को जैसे, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का काम करता है। इसकी ऊंचाई कहाँ से कितना तक होती है, कहाँ तक पाया जाता है ये, तो ये 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये देख लेना, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन 16 किलोमीटर तक ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। 2-3 पॉइंट इसको याद रखना है कि 64 किलोमीटर तो पाई जाती है। ठीक है, पहला देखो याद रखने का तरीका ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन 128, उसका हाफ कर दो तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य रूप से काम क्या है, वस्तु के साथ मिलकर के जलने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो वहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता भी होगा, शायद आपने 10 तक पढ़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है। ठीक है, ये भारी होने के कारण क्या होगा, ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, तो ये निचली परत में ही पाया जाएगा। ठीक है, निचली परत में कितने किलोमीटर तक, तो 32 किलोमीटर तक। अभी बताया ना आपको 128, 128, 64, 32, यही इसका है। ठीक है, तो 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये क्या होता है, सूर्य से जो किरण हमें प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की हौलिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड पारगम्य होता है। लेकिन पृथ्वी क्योंकि वो शॉर्ट वेव्स में आता है, लघु वेव्स के रूप में आता है, लघु तरंग के रूप में सूर्यता में प्राप्त होती है। लेकिन पृथ्वी जो परावर्तित लॉन्ग वेव्स होता है, उसके लिए ये अपारगम्य होता है। यानी यूँ कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जीएच के लिए ही जिम्मेवार होता है, क्योंकि ये कंबल के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखो भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण कैसा होता है, अवरक्त होता है, इंफ्रारेड होता है, और शोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, समझ लो। ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ऑक्सीजन O2 आपने पढ़ा होगा, ओजोन O3 हो जाता है, तीन अणु मिलकर के एक ओजोन का लेयर बनता है। ये काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और अधिक ऊंचाई पर पाता है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाया जाता है, समताप में। ठीक है, ओजोन का काम क्या है, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो है चर्म रोग का कारण बनता है। ओके, अब देखो ये 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है।
बस इतना याद है जितना मैंने बताया। और ये एक एक्स्ट्रा है कि 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर जो किस मंडल में पाया जाता है, याद होना चाहिए समताप मंडल में पाया जाता है। आगे देखो जलवाष्प। जलवाष्प सबसे परिवर्तनशील, आपको पता ही होगा, ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो ज़्यादा जलवाष्प होगा, कम इवापोरेशन होगा कम जलवाष्प होगा। और भी बहुत सारे माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल में काफ़ी परिवर्तनशील रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जितने भी हिम, वर्षा, तुषार, पाला, ये सारी चीज़ें जो है वो जलवाष्प पे ही डिपेंड करते हैं, जलवाष्प की मात्रा पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो लेकिन चूँकि ये काफ़ी भारी होता है जलवाष्प भी, तो जलवाष्प का जो 90% भाग है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित होती है। अब देखो वर्षा, कुहासा, ये सब मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊँगा मैं। विभिन्न प्रकार के तूफान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे जो भी तूफान उत्पन्न होता है, जैसे मान लो चक्रवात हो गया या कोई भी तूफान हो गया, इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा इसी जलवाष्प से ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना है, जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से आने वाले जो सूर्यताप है उसे कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। ओके, अब देखो मान लो ये वायुमंडल है, ठीक है, इसमें जलवाष्प है, तो ये सूर्य है। सूर्य से जो मान लो रोशनी आ रही है, जो सूर्यताप आ रहा है, उसका कुछ भाग को ये अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन पृथ्वी से जो रेडिएशन है इसको यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको ये रोके रखता है, ठीक है। इस कारण भी पृथ्वी ना ज़्यादा गर्म हो पाती है ना ज़्यादा ठंडा हो पाती है। ओके, अब देखो जलवाष्प के अलावा सूर्यताप और सौर विकिरण का अवशोषण कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है, ओजोन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, याद रखना। यानी 4 ऐसे गैसेस हैं जो कि सौरताप का वो अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कौन कौन? जलवाष्प, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, धूलकण, जैसे आपको पता होगा धूलकण पृथ्वी के निचले वायुमंडल में, यानी निचले वायुमंडल में जो है धूलकण पाए जाते हैं, ठीक है। संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक, यानी जो कन्वेक्शनल करंट होते हैं आप देखेंगे, जैसे कि सूर्यताप की मात्रा जब होती है पड़ती है पृथ्वी पे, तो हवा काफ़ी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ये हवा फैलती है, और फैलने के कारण ये हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की हो तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है नीचे, इस सस्पेंडेड पार्टिकल को कन्वेक्शनल करंट काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है, ठीक है। और ये धूलकण जो है ये केंद्र बिंदु का काम करते हैं। जब भी बादल का निर्माण होगा या फिर किसी पर कोहरा धूम का निर्माण होगा, तो ये एक न्यूक्लियस का काम करते हैं और इसी के चारों तरफ निर्माण होता है, ठीक है। बस इतना ही और कुछ नहीं। पराग धूलकण इसे तो पढ़ लियो, मैंने बता दिया। धूलकण सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। सबसे ज़्यादा धूलकण कहाँ होगा? तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में। वेटलैंड में नहीं होगा, दैट मीन्स कि उष्ण कटिबंध में नहीं होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा धूलकण उस एटमोसफेयर में रह नहीं पाएगा, बारिश के साथ वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उपोष्ण और शीतोष्ण में क्या होता है? मौसम ठंडा होता है, इसी कारण से सूखी हवा होती है, तो ये पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, आपको बता दिया, मेघ का निर्माण होता है। ओके, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धूलकण के कारण नहीं दिखाई देता है। ओके, अब चलिए वायुमंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। देखो क्षोभमंडल क्या है भाई? क्षोभमंडल भी वही बात है, कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखो, लगभग 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर होगा, ठीक है, और ध्रुव पर 8 किलोमीटर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विषुवत रेखा पे ज़्यादा गर्म होता है तो हवा ज़्यादा ऊपर तक जाती है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुव पर मौसम ठंडा होता है तो हवा ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती है, इस कारण उसकी ऊंचाई कम होती है, 8 किलोमीटर। ओके, सेकंड थिंग कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे तापमान घटते जाता है। 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री। एक्चुअली बिहार बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभमंडल में ही होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं का मतलब हो गया कि वायुमंडलीय घटना का मतलब बादल निर्माण, कोहरा निर्माण, जितना भी चीज़ है ये सारा कहाँ होगा? ये सारा होगा क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे समताप मंडल। ओके, अब समताप मंडल में क्या होगा? समताप मंडल में होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, O3 पाया जाता है, इस कारण से यहाँ बढ़ने लगता है तापमान। ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्यताप की मात्रा को अवशोषित करता है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, मतलब पाया ही नहीं जाता है। ओके, मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। आपको पता होगा कि वायुयान, जहाज वगैरह समताप में ही उड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार के बादल वगैरह का निर्माण नहीं होता है, मौसम साफ होता है, आदर्श दशा पाया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कभी कभी एक मूल प्रकार का बादल पाया जाता है, इसे मुलाभ मेघ कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मुलाभ मेघ है ना, मुलाभ मेघ कहते हैं। ओके देखो
उसकी ओजोन लेयर गैस की एक परत पाई जाती है, बता चुका हूँ आपको, बार बार नहीं बताऊँगा मैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस सीएफसी होती है, जो कहाँ से निकलती है, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। इसमें क्लोरीन, मूलतः सीएफसी में क्लोरीन होता है। क्लोरीन के अणु जो है वो ओजोन को हानि पहुंचाते हैं। ओके, ओजोन की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। ठीक है, इसकी 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है, वगैरह वगैरह, कुछ खास नहीं है इसमें भी। ठीक है, मध्य मंडल, अब देखो समताप मंडल के बाद में एक मध्य सीमा पाई जाती है। मध्य सीमा के बाद क्या होगा, मान लो ये क्षोभ मंडल था, ये समताप मंडल है और ये मध्य मंडल है, तो यहाँ पे एक सीमा पाई जाती है, इसको मध्य सीमा कहते हैं। देखो यहाँ क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घटता है, समताप में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर मध्य सीमा से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो फिर तापमान घटने लगेगा। ठीक है, मध्य सीमा में बस ये होता है कि तापमान घटता है, ऊंचाई 80 किलोमीटर की तक पाई जाती है। ओके, आयन मंडल में देखो, आयन मंडल में फिर से क्या होगा, आयन मंडल में टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा, इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक होती है और इसके कण जो है वो आवेशित होते हैं। ठीक है, इस कारण से भी ये टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा कि इसमें 2 लेयर पाया जाता है, डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स और E1 E2 और F1 F2 से, देखो यहाँ पे E1 E2 और F1 F2 से लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, सॉरी शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स परावर्तित होते हैं इसी। ठीक है, फलस्वरूप पृथ्वी पर क्या होता है, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखो वायुमंडल। वायुमंडल की कोई सीमा नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ओके, इसमें 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं, ऑरोरा का नाम सुना होगा आपने, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया। ऑरोरा का तात्पर्य होता है प्रातः, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है दक्षिणी। तो ये है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे जो एक चमकीली प्रकाश की मोटी कुंडली का निर्माण होता है, वो सूर्य के द्वारा होता है, सूर्य के आवेशित कण से होता है। ठीक है, ये इसने लिख रखा है देखो। और ध्रुवीय आकाश में यहाँ पे देखो निर्माण कैसे होता है, चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो सूर्य ताप क्या है, तो सूर्य से जो पृथ्वी तक सौर विकिरण की मात्रा पहुंचती है, जो ऊर्जा पहुंचती है, उसी को हम लोग सूर्य ताप कहते हैं आसान शब्दों में। ठीक है, कितना पहुंचती है, तो 1.94 कैलोरी प्रति मिनट हमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, 320, 30 से कोई मतलब नहीं। ये देख लो, सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बादल नहीं पाया जाता है। ओके, अब इसी में है कि एल्बिडो क्या है। एल्बिडो तो पृथ्वी को जितना सूर्यताप प्राप्त हुआ और जितना पृथ्वी से वापस गया, उस दोनों के बीच का अंतर एल्बिडो कहलाता है। आसान भाषा में समझो। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों परिक्रमा कितना 6.5 का कोण बनाता है। विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने सूर्य मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। देखो पृथ्वी, ये आपको पता होगा, ये एक्सिस है, मान लो ये पृथ्वी, ये पोल है, साउथ पोल। यहाँ पे पृथ्वी कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 66 डिग्री का, 66.5 का। ये सूर्यताप की मात्रा किस लैटिट्यूड पे कितना होगी उसको प्रभावित करता है। ओके अब देखो वायुमंडल की बाह्य सीमा पे कितना प्राप्त होगा ऊर्जा, कितना उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया गया। तो ये आपको कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे उसमें बजट आप देखोगे आगे, ये पढ़ने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेंस दे रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको पीटी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं बाईपास कर दूंगा, आप देख लेना अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो। ठीक है, लेकिन मुझे ख्याल से कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे देखो वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे होता है, तो चालन कंडक्शन आप समझते होंगे। जब असमान ताप, एक गर्म वस्तु है एक ठंडी वस्तु है। ठीक है, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ तब तक तापमान का तब तक रिलीज करते रहेगा, तब तक प्रसारित होते रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु का तापमान एक समान नहीं हो जाए। इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। देखो ताप वाली 2 वस्तुएं संपर्क में अधिक ताप वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु के ऊष्मा प्रवाहित होता है। ठीक है, जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, तथा चालन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल बहुत कम गर्म होता है। समझ गए बात को, यानी वायु ऊष्मा कुचालक से चालन के द्वारा कम होता है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो ये संवहन के द्वारा। संवहन बता चुका हूँ कि ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया, इसका सूर्यताप जैसे प्राप्त हो रहा है। एयर क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने के कारण से फैलता है, ठंडा होता है, ये ऊपर जाता है। जैसे ये ऊपर उठना रहता है, इसी को हम लोग कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म होती है। इतना लंबा चौड़ा में बस यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है,
अब देखो संवहन के बाद में आता है हमारा विकिरण। ठीक है, विकिरण क्या है? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया विकिरण कहलाती है। मान लो कोई पदार्थ है, ये बैटर है, ये मान लो लकड़ी है या कुछ भी XYZ समथिंग है ये, ठीक है, ये पृथ्वी से विकिरण परावर्तित हो रहा है, इसके माध्यम से जब सीधे ये गर्म होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। मान लो एग्जाम्पल देख लो, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा वायुमंडल का गर्म होना, ये विकिरण के माध्यम से पृथ्वी द्वारा प्रवेशित। और सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल से दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरित करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इसी प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस यही है कि मान लो पृथ्वी से जो सूर्य से जो पृथ्वी को सूर्यताप पहुंच रहा है तो ये बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद में ये एक पिंड बन जाती है। और पिंड बनने के बाद में पिंड बन के आ जाती है, मतलब काफ़ी गर्म होने के कारण से ये फिर शाम के समय देखोगे अपना रेडिएशन विकिरित करने लगती है। ठीक है, और इसी रेडिएशन से वायुमंडल गर्म होता है, ये बताया जा रहा है इसमें। एडवेक्शन क्या है? ठीक है, यानी अभिवहन क्या है? वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण। जैसे कि आप वाताकर पढ़ोगे या कोल्ड स्ट्रीम हॉट स्ट्रीम पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मान लो ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है, या पवन हो गई, ये गर्म हवा है, इसे हरमटन है, ठीक है, जो सहारा के मरुस्थल में चलता है हरमटन। ठीक है, तो ये मान लो हवा यहाँ से उठी और मिस्र तक पहुँची थी, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस जहाँ पहुँचेगी वहाँ का तापमान बढ़ा देगी, वही एडवेक्शन कहलाता है। देखो अभिवेक्शन, लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। यानी यही पॉइंट याद रखने वाला है आपको कि मध्य अक्षांश में जो दैनिक मौसम में भिन्नता क्यों आती है, तो ये अभिवहन के कारण ही आती है। गर्म वायु रस्सियाँ ठंडे इलाकों से जाती हैं, तो ये वगैरह वगैरह जो भी आपको मैंने बताया। ओके, उसमें बजट जरूरी नहीं है, चलते मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कितना प्राप्त होता है, कितना ये होता है, उस इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो तापमान का वितरण क्या है, तो तापमान का वितरण जनवरी और जुलाई, ये 2 महीने को लिया जाता है तापमान को मेजर करने के लिए। यानी जनवरी में न्यूनतम तापमान और जुलाई में अधिकतम तापमान को मेजर किया था। किसका? क्रस्ट का, धरती का, पृथ्वी का, ठीक है, ना कि महासागर का। महासागर के लिए अलग लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, समताप रेखा। देखो तापमान को किस रेखा से दिखाया जाता है, तो समताप रेखा। समताप रेखा क्या है? दो समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय महासागरों का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुवत रेखा महासागर तापमान कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस, याद कर लेना। सबसे अधिक तापांतर कहाँ होगा? यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापांतर, मतलब सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा लो होता है यूरेशिया के महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, यूरेशिया जो रसिया और एशिया वाला जो पार्ट है उसको मिला के यूरेशिया हम लोग कह देते हैं, रसिया का पूर्वी पार्ट। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी, यानी ज़्यादा महाद्वीप के होने के कारण ये तापमान में इतना भिन्नता होता है। समताप रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बता चुका हूँ, जो समान तापमान वाले स्थान को मिलाती है। अब देखो समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं ग्लोब पे, ये ग्लोब है, पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। ओके, दूसरी चीज़, समताप रेखा जितनी पास पास होगी, ठीक है, दाब प्रवणता उतना ही होगी। यानी तापमान बदलने की दर, दाब प्रवणता क्या होती है? तापमान बदलने की दर, वो उतना ही ज़्यादा होगी। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जो हैं वो पास पास होती हैं। क्यों? क्योंकि महाद्वीप ज़्यादा है, महासागर कम है, इस वजह से तापमान बदलने की दर उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होती है। वही समताप रेखा जितनी दूर दूर होगी ताप प्रवणता उतना ही कम होगी। तात्पर्य ये है कि तापमान मैक्सिमम अक्षांशों पे बहुत कम बदलता है। ठीक है, समान होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, यही 4-5 पॉइंट दिया हुआ है। 5वां पॉइंट देखो, यह 4 तक तो मैं आपको बता चुका, ताप प्रवणता। ठीक है, 5वां क्या है? उस कटिबंधीय प्रदेश में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखा। अच्छा देखो ये कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, इक्वेटर वाला जो रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ताप क्या होता है? अप होता है, अधिक होता है। इस कारण से जो अधिक मूल्य वाली समताप रेखा होता है वो उस कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में कम होता है, चलते वहाँ कम मूल्य वाली पाई जाती है रेखा। ठीक है, अब देखो संसार के अधिकांश क्षेत्र में क्या होता है? संसार के अधिकांश क्षेत्र में आपको देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकांश क्षेत्र जनवरी और जुलाई महीने को लिया जाता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान के लिए। तापांतर क्या होता है अभी? तो अधिकतम और न्यूनतम ताप में जो अंतर होता है जो तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर क्या होता है? मतलब किसी एक दिन या एक सप्ताह जो मान लो, ठीक है, दैनिक तापांतर का मतलब कि एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, वार्षिक तापांतर का मतलब सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना के बीच जो
अंतर होता है उसी को वार्षिक तापांतर कहते हैं। वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ, देखो विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर साइबेरिया में स्थित बर्फयांश का 65.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, याद रखना साइबेरिया का बैखोरियांश का है सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर। ओके, नेक्स्ट देखो फिर वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या है, पवन क्या है, वायु राशियाँ क्या है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब आसान शब्दों में समझो, वायुमंडल की अंतिम सीमा पर एक इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी मध्य समुद्र तल से, ये मान लो समुद्र हो गया, ये समुद्र तल हो गया। ठीक है, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ, यानी देखोगे आप बैरोमीटर से जो मापा जाता है ये, ठीक है, ये खड़ा, इसमें जो प्रेशर लगता है उसी को लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, कुछ खास नहीं, बस याद रखना वायुमंडलीय दाब के कारण तापमान प्रेशर के कारण ही हवा का मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या बहुत सारी क्रियाएं घटित होती हैं, वो वायुमंडलीय प्रेशर के कारण होती हैं। दूसरा चीज़ क्या है, समुद्र तल पर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट, लगता है नीचे स्लाइड हो गया है। चलिए देखिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ये तो आपको बता दिया मैंने। अब देखो दाब की इकाई बार होती है, एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद कर लेना, कभी कभी आ जाता है। ये किसने आविष्कार किया, क्या है, ये बच्चों वाली क्वेश्चन होगी, अब ये क्वेश्चन नहीं आता है। फिर देखो ये प्रयोग की जाने वायु व्यापक रूप से प्रयोग की जाने दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं, यानी किलो पास्कल का काफ़ी यूज होता है। समुद्र पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1013.2 मिलीबार या 1013.2 किलो पास्कल। ठीक है, याद कर लेना। आगे देखो, आगे वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। देखो कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे वायु दाब घटता है, एयर प्रेशर घटता है। ये तो आपको पता होगा भैया, जब वायु विरल होती जाएगी, जब वायु कम होती जाएगी तो प्रेशर तो घटेगा। इसी कारण से प्लेन में बैठे हुए यात्री के फाउंटेन में से स्याही बाहर की ओर आ जाती है। ठीक है, समताप रेखा कुछ नहीं, वही सेम चीज़ है जो समताप थी कि समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दाब प्रवणता, यानी वही दाब बदलने की दर। यानी अगर समताप रेखा पास पास है तो दाब प्रवणता अधिक होगा, समताप रेखा अगर दूर दूर है तो दाब प्रवणता कम होगा। यही है बस, और कुछ खास नहीं है। 4 वायु कटिबंध पाए जाते हैं पृथ्वी पे, कौन कौन से विश्व देखिए, देखो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले विश्वत रखिए निम्न वायुदाब कटिबंध। देखो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ, 0 to 10 डिग्री साउथ निम्न। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर क्यों मेल्ट होता है, कारण क्या है, यहाँ पे सूर्यताप की मात्रा देखो इस रीजन में विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब में 0 to 10 नॉर्थ, 0 to 10 साउथ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सूर्यताप की मात्रा काफ़ी होती है, तो वायु गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण हल्का होता है और ये ऊपर कन्वेक्शन करंट के रूप में प्रवाहित हो जाता है। इस कारण से पहला चीज़, दूसरा चीज़ की कोरियोलिस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके कारण से भी जो वायु जो है वो पृथ्वी के परे ढकेल दी जाती है, धक्का दे दिया जाता है, पुश किया जाता है और ये वायुमंडल में चली जाती है। इस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ओके, इतना आपको लिखा हुआ बस वही है, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे शांत कटिबंध या डोल्टन में देखो क्वेश्चन आता है कि डोल्टन कहाँ से कहाँ पाया जाता है, 0 to 10 नॉर्थ, 0 to 10 साउथ। अब डोल्टन या शांत कटिबंध का मतलब क्या है, ये मतलब ये है कि यहाँ पे लगभग शांत परिवेश रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु द्वारा हलचल उत्पन्न नहीं किया जाता है। ठीक है, इस वजह से डोल्टन में व्यापारिक पवन सालों भर चलते रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ क्यों होता है यहाँ पे निम्न कटिबंध, उपोष्ण व उच्च वायुदाब कटिबंध। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ होता है, तो 23.5 से 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ में होता है। ठीक है, उच्च दाब 2 कारण से होता है। ठीक है, जो विषुवत रेखा से वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद में ठंडा होने लगती है। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो गया 35 डिग्री के पास में। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो गया, तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उप ध्रुवीय क्षेत्र से वायु विशाल राशि कर्क रेखा। अब देखो ये जो ग्लोब था हमारा, यहाँ पे 66.5 है। ठीक है, यहाँ पे 35 था, तो होता क्या है कि उप ध्रुवीय क्षेत्र से भी वायु यहाँ पे आती है, ठंडी वायु। ठीक है, ठंडी वायु आएगी तो भी यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, बस यही 2 कारण है। ठीक है, अब देखो विषुवत रेखा का 30 से 35
डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों को लाते हैं उच्च वायुदाब की पेटियाँ ऊपर। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अस्वच्छांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वच्छांश कहते हैं। ये प्राचीन काल में ऐसा होता था क्या कि बहुत सारे पालदार जो थे वो घोड़े को नाव में लाद के ले जाते थे, लेकिन इससे पहले वायु जब शांत होती थी तो यहाँ पे उस घोड़े को समुद्र में फेंक दिया जाता, चलते इसको अस्वच्छांश नाम दे दिया गया। उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, ध्रुवीय 80 से 90 यानी पोल तक पाया जाता है। ठीक है, तो उपध्रुवीय क्षेत्र में फिर निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि यहाँ जो ठंडी वायु नीचे आती है तो गर्म वायु इसका स्थान लेने के लिए ऊपर चली जाती है, चलते निम्न वायुदाब हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में आपको पता है कि सूर्यताप की मात्रा काफ़ी कम प्राप्त होती है, ओरिजेंटल काफ़ी प्राप्त होता है सिर्फ, तो ज़्यादा गर्म नहीं पर कर पाता है सूर्यताप। ठीक है, अब देखो पवन क्या होता है भाई, तो पवन धरातल पर क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदेव से निम्न वायुदेव में यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर चलता है। ठीक है, जब क्षैतिज रूप से हवा चले तो उसको हम लोग पवन कहते हैं, जब हॉरिजॉन्टल चलेगा तो इसको हवा को पवन कहेंगे, और जब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल चलेगा तो इसको वायुधारा कह देते हैं। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा, तो दाब प्रवणता, कोरियोलिस और अभिकेंद्रीय भूघर्षण के कारण होता है, पवनें चलती हैं। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है जरा देख लो आप। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपने मूल दिशा में विक्षेपित होते हैं। कोरियोलिस को एक छद्म बल के रूप में भी जाना जाता है, मतलब धोखेबाज बल हो गया ये कोरियोलिस बल के रूप में, जिसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा था। सबसे पहले इसका वर्णन किया था 1844 में, 1844 में। इस बल के प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी तरफ, मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो यहाँ पवन अपने राइट साइड में चलती है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है, अपने बाएं तरफ चलती है, लेफ्ट साइड में चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। इसको हम लोग फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे बाइजेंट नियम द्वारा भी समझा जा बाइज नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर पड़ेगा। देखो ये यूपीएससी तक क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि मान लो ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है। अब कोई व्यक्ति अगर इधर देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इसका हाई प्रेशर किधर होगा, इसके दाहिनी तरफ होगा। यही अगर बाएं गोलार्ध में बात की जाए तो बाएं और दक्षिण गोलार्ध में, तो इसका हाई प्रेशर बाएं तरफ होगा। ठीक है, और कुछ नहीं खास नहीं है इसमें। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसकी ठीक विपरीत होगी, बता चुका मैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात से बढ़ता है। कोरियोलिस बल कैसे बढ़ता है, अक्षांश के कोण से सीधा समानुपातिक रूप में बढ़ता है कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवन की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है और विषुवत रेखा पर पवन की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता। अभी मैंने आपको बता चुका है कि सूर्यताप की मात्रा वाली जो प्रोसेस थी कन्वेक्शन करंट उसमें वर्टिकल जाती है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोरियोलिस बल होता तो ये ऊपर न जा करके अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाते। ठीक है, अब देखो कोरियोलिस बल जो है वो दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का, यानी जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अधिक होगा उतना ही पवन का वेग अधिक होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा डायरेक्शन होगा, दक्षिण गोलार्ध में कौन सा होगा, बता चुका मैं आपको। अब देखो पवन कितने प्रकार का होता है, पवन 3 प्रकार का होता है, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो प्रचलित पवन में कौन कौन सा हो जाएगा, प्रचलित पवन में आ जाएगा व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। देखो पहला प्रचलित पवन था। ठीक है, प्रचलित पवन। ठीक है, प्रचलित पवन में क्या है भाई, तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाता है, एक ही दिशा में वर्ष पर पाता है। इसे प्रचलित पवन कौन कौन सा होता है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। और पछुआ पवन का विकास सबसे अच्छा कहाँ होता है, तो 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पे। ठीक है, पछुआ में सबसे विकास कहाँ होता है, 40 से 45 साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 45 डिग्री पछुआपन का सबसे अधिक विकास होता है। क्यों, क्योंकि दक्षिण महासागर की ज़्यादा है ना, तो पछुआपन बहुत अच्छा से डेवलप होगा। महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटलिटी नहीं होता है, कम होता है। ओके, पछुआपन का देख लो, पछुआपन नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि ये हाँ वेस्ट की तरफ से चलती है, ऐसे चलती है 33 डिग्री 35 डिग्री देखोगे यहाँ से ऐसे चलती है। ये अगर नीचे की तरफ जो व्यापारिक पवन में कहते हैं, यही जब नीचे आने लगेगी तो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग व्यापारिक, और ऊपर जाएगी तो पछुआ पवन, नीचे आएगी तो 35 डिग्री से व्यापारिक पवन हो जाएगा, और कुछ नहीं। एक ही पवन का 2 नाम है, बस स्थिति बदल जाती है। अब इसे हम लोग 40 डिग्री पे अगर पछुआ पवन क्या कहते हैं, रहता है 40 50 पे, 55 50 60 60 पे करते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं।
व्यापारिक पवन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती है। बता चुका, ठीक है। अब ये कुछ पवन है, कुछ है पवन स्थानीय शीतल पवन है, ये आपको याद करना होगा, देख लेना आप। मैं इसे एक बार बोल देता हूँ। विलीवाव अलास्का, बोरोम एड्रियाटिक, मिस्टर स्पेन फ्रांस में, बुरान रूस में, वाइज दक्षिण फ्रांस में, पैम्पेरी अर्जेंटीना, पंपा से घास भी है, पैम्पेरी ठंडी हवा भी है, फ्राइज ब्राज़ील में, नॉर्दर्न अमेरिका में, नॉर्टी अमेरिका में, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका, पेपागुआ मैक्सिको, मेस्ट्रेल उत्तरी इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, विली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टोन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, ये कुछ पवन था, मैंने आपको बता दिया, इसको ये देख लेना। ठीक है, अब देखो व्यापारिक पवन बता दिया, ध्रुवीय पवन भी आप समझ ही गए उच्च वायुदेव से। अब देखो जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, ये ग्लोब है, ये ध्रुव है, ठीक है, 66 डिग्री ये हाफ है, ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ से नीचे की तरफ जो आएगी यही है आपकी ध्रुवीय पवन। ठीक है, ये ठंडी होगी। मौसमी पवन क्या है भाई? तो मौसमी पवन जो है वो मौसम के अनुसार या समय के परिवर्तन के साथ चलता है, जैसे स्थल समीर व समुद्र समीर। अब देखो ये कॉन्टिनेंटल है, ये महासागर है, तो ये तापमान दिन के समय में ज़्यादा गर्म होता है पृथ्वी, लेकिन महासागर उतना गर्म नहीं हो पाता है दिन के समय में। तो जो पृथ्वी से होता क्या है एक्चुअल में, कि पृथ्वी जब ज़्यादा गर्म होती है दैट मीन्स कि ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वायु तो कन्वेक्शन करने से ऊपर चले जाती है, लेकिन महासागर पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तब यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पवन जब प्रवाहित होने लगता है यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये महासागर है, इधर से जब पृथ्वी की तरफ, इसी को हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, देखो जब दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र के अपेक्षा अधिक गर्म होता है, स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है। देखो ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके लिखता है, मैं उतना लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि मुझे बताना है, आपको समझाना है, न कि लूसन पढ़ना है। ठीक है, समुद्र समीर क्या होता है, स्थल समीर क्या होता है, हमको बता दिया मैंने। जब स्थल से हवा समुद्र की ओर चले तो स्थल समीर, समुद्र से स्थल की ओर चले तो समुद्र समीर। स्थानीय पवन का नाम कुछ है, जैसे चीनूक है, ये अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत में पाता है, और ये पशु पालकों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये गर्म होता है और ये बर्फ़ को पिघला देता है। ठीक है, फॉन आल्प्स का होता है, ये भी सारे गर्म पवनों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म पवन है, ये भी आल्प्स के रीजन में बता है, ये भी गर्म है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका प्रभाव, क्योंकि ये पशुपालकों के लिए और दूसरी चीज़ के अंगूर के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। हरमटन सहारा की होती है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया थी, इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिराको भी सहारा में भी बहता है, सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलता है सिराको। इसका अलग अलग देशों में सिराको का अलग अलग नाम है। भूमध्य सागर को पार करके ये मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं। अब भूमध्य सागर को पार करके जब इटली में पहुंचता है तो भी इसको सिराको नाम से जानते हैं। चिल्ली ट्यूनीशिया में चिल्ली नाम से जानते हैं। मैड्रिया में लेस्ट नाम से जानते हैं। गिबली लीबिया में गिबली नाम से जानते हैं। ठीक है, सिमुम अरब रेगिस्तान में बहता है। ठीक है, ब्लैक रोवर कहाँ? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। ठीक है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में, शामल इराक और फारस में, सांटाना दक्षिणी कैलिफोर्निया में। तो देखो ये याद कर लेना, क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है कौन सी गर्म है कौन सी ठंडा है। ओके, उसके बाद देखो कोयम्बैक कहाँ है? कोयम्बैक है जावा इंडोनेशिया में। देखो जेट प्रवाह क्या होता है? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, बहुत तीव्र गति से जो चलता है, ये एक सकरा नलिकार और विसर्पी पवन प्रवाह है। इसे एक ट्यूब के रूप में बना देता है। बहुत तेज हवा होती है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जेट प्रवाह के कारण ही चक्रवाती घटनाएं, मौसमी परिघटनाएं कोई बल प्रदान होता है। ठीक है, यही कुछ है इसमें। उत्तरी गोलार्ध में 120 किलोमीटर दाहिनी तरफ अधिक शक्तिशाली होता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि तापांतर सबसे अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता है इसी वजह से। ठीक है, जेट प्रवाह विक्षोभ के लिए, चक्रवात के लिए, प्रति चक्रवात, तूफान, वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। अब एयर मास क्या कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल का एक विशाल और विस्तृत भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाती है। और वायु राशि भी दो होता है, एक ठंडी वायु राशि, एक गर्म वायु राशि। ठीक है, अब इसी के बीच में देखोगे आप वातागर क्या होता है। जब दो अलग अलग प्रकार के, मान लो ये ठंडी वायु राशि है और ये गर्म वायु राशि है, ठीक है, ये दोनों की जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की जो मध्य सीमा होगी, ऐसे समझो, ये जो मध्य सीमा होगी, ठीक है, एक सेकंड, जो मध्य सीमा, इसी को हम लोग वातागर कहते हैं, जिस बिंदु पे ये दोनों मिलेगा। ठीक है, वातागर कहा जाता है। शीत वातागर, उष्ण वातागर। शीतल वातागर क्या होता है? जब शीतल व भारी वायु क्या होता है, जब आगे बढ़ते हैं, ये जो ठंडी वायु है ये आगे बढ़ रही है, यहाँ पे गर्म वायु थी, ठीक है, तो इसको ऊपर की तरफ ढकेल देगी, धक्का दे देगी, इसके नीचे घुस जाएगी। यही एक तो यही वातागर सीमा है। ठीक है,
जो ऊपर, तो इसको हम लोग कहते हैं शीत वाताग्र। ठीक, इसके विपरीत होता है जब गर्म वायु ठंडी वायु की तरफ आए, या गर्म वायु जब ठंडी वायु की तरफ आती है, ये ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, इसको हम लोग उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। उष्ण वाताग्र हो गया आपको। ठीक है, आगे देखो अचर वाताग्र क्या होता है। ठीक है, जब वाताग्र स्थिर हो जाए, ठीक है, यानी जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है, तो उसी को हम लोग अचर वाताग्र कहते हैं। अधिविष्ट वाताग्र क्या होता है, जब एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उड़ जाए, तो ऐसे वाताग्र एक जब पूर्णतः ऊपर उठ जाए तो उसको अधिविष्ट कहते हैं। ओके, अब बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है, देखो बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय, बहिरुष्ण को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांश में विकसित होता है। सबसे पहले तो बहिरुष्ण कहा हमें, तो मध्य और उच्च अक्षांश में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है। ओके, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं, सही बात है। आरंभ में वाताग्र क्या होता है, अचर होता है, यानी कि कोई भी वायु जो है वो ऊपर नहीं उठती है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा से प्रवाहित होता है। वेरी गुड। देखो कुछ खास नहीं है, बस इसका आप देख लो, फीचर एक बार पढ़ लेना, फीचर। ठीक है, और कुछ नहीं। अधिविष्ट होगा तो धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब इसकी उत्पत्ति या विकास के लिए कौन कौन सा कारक जिम्मेवार होता है, इसको किस देश में किस नाम से जानते हैं, तो ये देख लो। अटलांटिक में हरिकेन कहते हैं, प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसके लिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कोरियोलिस बल होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवन की गति में अंतर कम हो, यानी जो पवन ऊपर जा रही है उसकी गति में बहुत कम ही फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। फिर कमजोर निम्न दाब होना चाहिए, यानी लो प्रेशर बेल्ट, यानी जाहिर सी बात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनेगा, इक्वेटर वाले रीजन में, मतलब 10 से डिग्री से ऊपर 23 डिग्री के आसपास ये बनेगा। ठीक है, 23 डिग्री के आसपास। समुद्री तल का अंतर तंत्र ऊपरी अपसरण होना चाहिए। ठीक है, और कुछ खास नहीं। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक बनाने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्ट्रीम से, यानी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कपासीय स्ट्रीम से प्राप्त होती है। ठीक है, समुद्र से लगातार आर्द्रता की पूर्ति होती है। ठीक है, चक्रवात कहाँ डेवलप होता है, तो अभी मैंने आपको बताया उष्णकटिबंध के क्षेत्र में, यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास इसका जो है काफ़ी अच्छा विकास होता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंध चक्रवात तट को पार करके जमीन पर चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय दोनों में अंतर क्या होता है। तो बहिरुष्ण में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली, यानी ठंडी और गर्म वाताग्र पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र प्रणाली नहीं पाई जाती। फिर दूसरा है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है जल और स्थल दोनों पर उत्पन्न होगा, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र पर उत्पन्न होगा। बहिरुष्ण का प्रभाव विस्तृत होता है, इसका प्रभाव कम होता है। यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व चलता है बहिरुष्ण, जबकि यह पूरब से पश्चिम चलता है, यानी व्यापारिक पवनों के साथ चलता है। ठीक है, अब आर्द्रता क्या होता है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अब उसी में एब्सोल्यूट मात्रा क्या है, तो वायुमंडल की प्रति इकाई आयतन में जो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या है, वायु के प्रति इकाई जलवाष्प भार में जलवाष्प के भार को, देखो यहाँ भार शब्द का प्रयोग है, यहाँ आयतन शब्द का प्रयोग, बस यही अंतर है। ठीक है, और सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है कि किसी भी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उस वायु द्वारा ग्रहण की जाने वाली जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, उसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। देख सकते हो आप यहाँ पे, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उस वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा वायु के मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है सापेक्षिक आर्द्रता, मात्रा, जलवाष्प की मात्रा और वायु के तापमान पर। ठीक है, यानी अगर तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प की सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर तापमान घटता है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर एक्सपेंड करेगा तो उसको कैप्चर करने का, जलवाष्प धारण करने का क्षमता बढ़ जाएगा, और कम होगा तो जितना है वही, जितना जलवाष्प है वही काफ़ी हो जाएगा, तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। संतृप्त वायु 100%, 45% मनुष्य के लिए, 45% के सापेक्ष आर्द्रता है, मनुष्य के लिए अधिकतम आरामदायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 45%, ठीक है।
अब देखो संघनन क्या होता है, जब जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में जो परिवर्तित होने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। क्यों? तापमान में कमी पर, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने पर। ये दो कारण होता है संघनन कंडेंसेशन के लिए। ओसाग क्या होता है? वायु जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसी को हम लोग, यानी एक तापमान है जिस पर जल है वो गैस अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ओसांग कहते हैं। ओसांग पर वायु संतृप्त हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% रहती है। ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांक से ऊपर होना जरूरी है, याद रखना। ओस के लिए ओसांग हमेशा हिमांक से ऊपर होगा। पाला के लिए क्या होगा? ओसांग हिमांक से नीचे होगा। ओके, कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें एक एक लाइन का है, आपको थोड़ा सा याद करना होगा इसको। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धूल के रस संघनित पिंडों को कोहरा कहते हैं। धूल कण जो होता है उसी को हम लोग कोहरा बोलते हैं, क्योंकि वायुमंडल की निचली परतों में, ठीक है, संघनित हो जाता है वो। ओसांग से नीचे वायु का तापमान कम होने पर क्या होगा? कोहरे का निर्माण होता है, ठीक है। धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को धुंध या कुहासा कह देते हैं। इसमें दृश्यता धुंध में 1 किलोमीटर से अधिक होती है, किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। और कोहरा में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, यानी कोहरा ज़्यादा घना होता है क्योंकि नीचे होता है ना वो। और धुंध क्या होता है? हल्का फुल्का कुहासा, इसमें 1 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे आप लोग देखेंगे बादल, ठीक है। आगे आपको मैं पढ़ाऊँगा बादल, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तड़ी झंझा, ये सब चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। या हो सकता है आज मैं शाम में आपको ये वीडियो बना दूँ, एक नया वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मी।